हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज यूनिट 1 का ए पार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हिट like, comment and subscribe and share my video. And if you're someone already following my videos from the very start, then welcome back. Thank you for being connected from such a long time. एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची में बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो सब्सक्राइब करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो। एंड बहुत सारे बच्चे कमेंट डाउन करते हैं कि मैम आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रही हमें एग्जामिनेशंस में। तो मेरी वीडियोस बहुत ही डिटेल्ड होती हैं एंड टू द पॉइंट होती हैं, नो बक 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 बक। ओके, तो आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग में आपको फटाफट से एक इंस्ट्रक्शन देने वाली हूँ। माई टू पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई टीच इज सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश। तो अगर आपकी इंग्लिश भी पेडागोजी सब्जेक्ट है देन आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट गिवन है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के मैं आपको लिंक डाउन कर दूंगी, तो आप वहां से भी वीडियोस बिंज वॉच कर लीजिए सारी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फॉर द पेडागोजी ऑफ इंग्लिश एंड पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज। हम आज शुरू करने वाले हैं। सारी वीडियोस टिल द एंड, all three parts of the all four units will be uploaded and आप अपने अकॉर्डिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर द लेसन प्लानिंग पर्पसेस ऑफ सोशल स्टडीज मैं आपको बताना चाहती थी कि इंग्लिश का लेसन प्लान ऑलरेडी कैसे बनाते हैं, वो वीडियो अपलोडेड है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको एसएसटी का लेसन प्लानिंग भी बिल्कुल सेम ही होता है, बस बीच का कंटेंट फॉर द सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश विल बी चेंज, बस मेन पॉइंट सेम होते हैं। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, आपको वो लेसन प्लान राइटिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यूनिट 1 है आपका पेडागोजिक प्लानिंग। पेडागोजिक प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए पार्ट इज ऑल अबाउट, तो ये बात रही आपकी यूनिट 1। जो भी आपका ए बी एंड सी पार्ट होगा वो सारा किसके बारे में बात करेगा, पेडागोजिक प्लानिंग के बारे में। ए पार्ट इज ऑल अबाउट लेसन प्लानिंग, उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अप्रोचेस हैं 3, हर्बिट्रियन, RCAEM एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 अप्रोचेस है, ये हम फटाफट से डिस्कस करेंगे ना, आपको मैं पूरे अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग हम पहले लेसन प्लानिंग की एक डेफिनेशन व्यू पॉइंट से करते हैं, बिकॉज आप हमेशा अपने आंसर्स में एक व्यू पॉइंट लिखते हैं। सो फेरल ने 2002 में बोला था, उन्होंने कहा कि लेसन प्लान इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ टीचर्स थॉट्स अबाउट व्हाट विल बी कवर्ड ड्यूरिंग अ लेसन। अब लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान होता है कि एक टीचर पहले से प्रिपरेशन करके जाते हैं कि मुझे अगले दिन क्लास में क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो लेसन प्लान इज अ रिटन मटेरियल जो टीचर क्रिएट करता है, जिसमें उसने, ये किसी को दिखाना नहीं होता, ये बच्चों के लिए नहीं होता, ये टीचर के अपने सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए होता है। ये टीचर खुद लिखता है, और हो सके तो स्कूल की मैनेजमेंट भी कई बार टीचर के लेसन प्लान अगर बहुत अच्छे हो तो वो मंगवा लेते हैं और वो देखते भी हैं। तो लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टीचर को अपने हेल्पफुलनेस के लिए खुद लिखना होता है, ताकि वो टीचर को दिमाग में रहे कि मैंने ऐसे ऐसे अपना सिलेबस कवर कराना है, ऐसे ऐसे मैंने टॉपिक को कंटिन्यू करवाना है। तो ये टीचर अपने लिए लिखता है। ठीक है, तो लेसन प्लान इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ टीचर्स थॉट। क्योंकि टीचर अपने लिए लिख रहा है, तो टीचर का सिस्टमैटिक थॉट्स का ये रिकॉर्ड होता है अबाउट व्हाट विल बी कवर्ड ड्यूरिंग अ लेसन। मतलब जो भी लेसन है, जो भी आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, जिस भी दिन आप पढ़ाएंगे, जिस भी दिन को आप वो टॉपिक करवाएंगे, वो सिस्टमैटिक थॉट्स है एक टीचर्स के, जो कि रिकॉर्ड होते हैं। और वो रिकॉर्ड क्या बयान करता है, कवर्ड ड्यूरिंग अ लेसन। जो जो चीजें कवर्ड होंगी वो ड्यूरिंग द लेसन, वो सब लिखा होता है टीचर के लेसन प्लान में। तो लेसन प्लान इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, आप और भी व्यू पॉइंट ऐड कर सकते हैं गूगल से सर्च करके, अगर आपको बुक्स में से अच्छे अच्छे मिल जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डिसेंट वे में आपको समझा देता है। तो फेरल का 2002 का आप ये व्यू पॉइंट लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। फर्स्ट वन है सिस्टमैटिक एंड प्लान टीचिंग। जैसे व्यू पॉइंट में ही आपको समझ में आता है, जब भी आप आंसर लिखते हैं ना, व्यू पॉइंट जब आप याद कर लेते हैं, उसी में से नीड, इंपॉर्टेंस को फीचर्स निकल के आ जाते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी आप व्यू पॉइंट याद करते हैं उसमें से नीड, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे निकल के आ जाते हैं, और अब वो आप अलग से एक हेडिंग बना के लिख सकते हैं। दिस इज अ टिप फॉर योर आंसर राइटिंग। सिस्टमैटिक एंड प्लान टीचिंग होता है, जैसे हमने व्यू पॉइंट में डिस्कस करा कि सिस्टमैटिक थॉट्स होते हैं टीचर के मेंशन उसमें लेसन प्लान में, टीचर का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है कि उसने क्या क्या कवर करना है।
कंसिडरेशन ऑफ लर्नर्स प्रेजेंट लेवल ऑफ लर्निंग। तो लेसन प्लान हमेशा उस तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से टीचर पहले जब लेसन प्लान लिखते हैं ना, तो वो पहले ये चीजें देखते हैं, बच्चे की एज क्या है, बच्चे की क्लास क्या है, बच्चे का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। लेवल ऑफ नॉलेज मतलब बच्चे की मेंटल एज क्या है। अकॉर्डिंग टू मेंटल एज, अकॉर्डिंग टू एज क्रोनोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल मेंटल एज, दो एज होती है ना, एक बायोलॉजिकल एज होती है मतलब बच्चे कितना साल का है, एक मेंटल एज भी होती है। कई बार ना बच्चा बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटा है। कई बार बच्चा बहुत छोटा होता है लेकिन उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग बच्चा बहुत ही हायर लेवल है, वो जीनियस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी ऑफ द लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग वो लेसन प्लान बनाया जाता है। ओके। थर्ड, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सब्जेक्ट नॉलेज। तो लेसन प्लान में एक टीचर सारी सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में कंटेंट लिखता है। फोर्थ, इफेक्टिव यूज ऑफ कंस्ट्रक्शनल एंड डिजिटल रिसोर्सेज। जौन सा भी आप इंस्ट्रक्शनल या डिजिटल रिसोर्स यूज करते हैं वो भी एक लेसन प्लान में मेंशन करना होता है टीचर को। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी टीचर को कौन सी यूज करनी है वो भी लेसन प्लान में लिखना है। लेक्चर मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, मॉडल बेस्ड है, कौन सा है, टेस्ट बेस्ड है, कौन सा। लर्नर सेंटर्ड। अब लेसन प्लान कौन सा है, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, हमेशा ही लर्नर सेंटर्ड होता है लेसन प्लान। आप टीचर सेंटर्ड लेसन प्लान बना ही नहीं सकते आज के टाइम पे, है ना, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसीज बन चुकी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग टीचर को लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग की तरफ झुकाव होना चाहिए। ओके। सेवेंथ, सेव्स टाइम एंड एनर्जी। लेसन प्लान जब आप बना लेते हैं टीचर, अब आप भी अकॉर्डिंग टू दी फ्यूचर टीचर हैं, आप एस्पायरिंग टीचर्स हैं, तो आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में आपकी टीपी होगी, ट्रेनिंग प्रैक्टिस होगी ना, जिसे हम टीपी कहते हैं। तो अब आप बहुत सारे लेसन प्लान बनाएंगे, नियरली 120 दोनों पैडागोजीज के मिला के आपके 120 प्लस लेसन प्लान्स बनते हैं। तब आपको पता चलता है कि एक लेसन प्लान कितना जरूरी होता है। जब एक टीचर की सारी प्रिपरेशन होगी तो अगले दिन टीचर को क्लास में जाके सोचना नहीं पड़ता कि हाँ जी आज मैं क्या पढ़ा, है ना, तो बहुत ही पहले प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है लेसन प्लान के टाइम पे। इम्प्रूव्स क्लासरूम टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट। अब लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारी कंडीशंस मीट हो, अकॉर्डिंग टू ऑल्सो कि क्लासरूम टीचिंग भी इनहांस हो। कैसे क्लासरूम टीचिंग इनहांस होगी, जब उसमें रेलिवेंट क्वेश्चनिंग होगी टीचर की तरफ से। क्वेश्चनिंग सिर्फ टीचर की तरफ से नहीं, बच्चों की तरफ से भी क्वेश्चनिंग होगी, तभी वो फायदा है, तभी वो इंगेजिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट टीचिंग होगी। तो टीचर को ऐसे लेसन प्लान बनाना है कि वो इंगेजिंग लेसन प्लान बने और जो टॉपिक है वो इंगेजिंग वे से बच्चे को पढ़ाया जाए। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। लेसन प्लान क्लासरूम मैनेजमेंट में भी काफी मदद करता है। अगर टीचर के पास फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का लेक्चर लेकिन टॉपिक 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है और टीचर को ये लेसन प्लान लिखते लिखते ये पता है कि मेरा 20 मिनट में टॉपिक कवर हो जाएगा, तो लास्ट जो 10 मिनट्स बचे हैं वो मुझे कैसे यूटिलाइज करने हैं। अगर ये टीचर को पता ही नहीं होगा कि मेरा लेसन प्लान 20 मिनट में कंप्लीट होगा और लास्ट के 10 मिनट्स मेरे पास बच जाएंगे, तो बताइए टीचर क्या करेगा उस 10 मिनट में, कुछ भी करेगा, टीचर खड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं पढ़ाएगा। तो इसमें तो इनडिसिप्लिन आ गया ना। तो टीचर जब लेसन प्लान लिखता है तो सारी डायमेंशंस कवर हो जाती है। और जब टीचर को पता है कि 10 मिनट मेरे वेले बचेंगे, है ना, एंड में, तो मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव यूज करूँ उसका, क्यों ना मैं क्वेश्चनिंग करूँ बच्चों से, क्यों ना मैं बच्चे मुझसे क्वेश्चन करें, मैं ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करूँ। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है लेसन प्लान की वजह से। 10th पॉइंट, एनहांस स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब लेसन प्लान बहुत अच्छे से मीट होता है, बहुत अच्छे से लिखा जाता है टीचर की तरफ से, तो बच्चे की क्रिएटिविटी भी इनहांस होती है। कैसे इनहांस होती है, क्योंकि देयर इज अ स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग। ठीक है, देयर इज अ स्कोप फॉर स्टूडेंट्स इंगेजमेंट। ठीक है, बच्चे को जब टीचर खुद क्वेश्चन डालता है, कई बारी ऐसे क्वेश्चन जब आप लेसन प्लान ना बहुत डिसेंट बनाते हैं टीचर कई बारी, तो जब टीचर ने बहुत अच्छे रेलिवेंट क्वेश्चन डाले हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल भी डेवलप होती है उसे। ठीक है। 11, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टीचिंग रिकॉर्ड। लेसन प्लान जब हर क्लास का एक टीचर लेसन प्लान बनाता है कि मैंने ये टॉपिक कवर करा, तो एक टीचिंग रिकॉर्ड बन जाता है। देखिए, आप अगर साल में 365 डेज पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, मान लीजिए एक टीचर ने 300 दिन पूरे साल में बच्चों को पढ़ाया, तो 300 लेसन प्लान तो लिख गए ना टीचर ने, तो देखिए कितना अच्छा टीचिंग रिकॉर्ड डेवलप हो गया। अगर कोई भी टीचर से पूछ लीजिए, अगर किसी ने भी टीचर से पूछ लिया कि क्या पढ़ाया था उस दिन, तो टीचर क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड चेक करेगा, डिजिटल हो या लैपटॉप पे बनाया हो या कुछ भी कॉपी पे बनाया हो, तो टीचर फटाफट से पेजेस फ्लिप करेगा और कहेगा ये डेट को मैंने ये टॉपिक करवाया था। तो कितना अच्छा टीचिंग रिकॉर्ड बन गया, राइट।
हेल्पफुल इन प्लानिंग फाइनल रिकैप्चुलेशन एंड असेसमेंट। तो लेसन प्लान के एंड पे हमेशा एक रिकैप्चुलेशन का टॉपिक एक हेडिंग होता है। तो रिकैप्चुलेशन में क्या होता है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया है टीचर ने बड़े ही इंगेजिंग वे से उसे रिकैप्चुलेट करना है। रिकैप्चुलेट का मतलब होता है समराइज करना है टॉपिक को। जब टीचर उसे समराइज करता है तो बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं फॉर द रिकैप्चुलेशन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनिंग, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट बेस्ड रिकैप्चुलेशन, कुछ भी, या माइंड मैपिंग की बेसिक। तो इससे बच्चों की लर्निंग का हम असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया। ओके, सो दिस इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। तो अब हम बात करते हैं अप्रोचेस के बारे में। फर्स्ट अप्रोच इज हर्बेटेरियन अप्रोच। ठीक है, इसका बेसिक सा मतलब हम समझ लेते हैं। क्या होता है कि लिंकिंग ऑफ न्यू एक्सपीरियंस नॉलेज विद द ओल्ड वन। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी न्यू एक्सपीरियंस या न्यू नॉलेज को लिंक करते हैं ओल्ड एक्सपीरियंस या नॉलेज के साथ। एक बच्चा ना कभी खाली दिमाग नहीं होता है, बच्चे के पास बहुत नॉलेज होती है। जब एक टीचर पढ़ाने वाला होता है ना तो बच्चे के पास ऑलरेडी नॉलेज है, शायद वो अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक ना हो, एग्जैक्ट ना हो, लेकिन उसके पास कुछ कुछ नॉलेज अकॉर्डिंग टू दी या रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट या टॉपिक होती है। तो एक टीचर कभी ना समझे कि बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चे को बहुत कुछ आता है। ठीक है, उसकी नॉलेज को आपको इनहेंस करना होता है, उसे एक शेप देनी होती है नॉलेज को। तो दैट इज ऑल अबाउट हर्बेट्रियन अप्रोच। सो दिस इज योर हर्बेट्रियन अप्रोच। तो ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं आपको टेलीग्राम पे भी कभी भी आपको ये पिक्चर शेयर कर दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा। तो आप टेलीग्राम मेरा फॉलो कर लीजिए, लिंक इज गिवन इन दी बायो, जो अबाउट सेक्शन है चैनल का, उसमें लिंक गिवन है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन होगा। टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए और उसमें नोट्स आ जाते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करनी है वीडियोस, ताकि मतलब वो होता है ना कि एक बच्चे को, मतलब मुझे भी पता चल रहा था कि बच्चे, हाँ बच्चे को फायदा हो रहा है ना। तो द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है आपकी कि पहले आप क्या करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है वो डेवलप करवाते हैं। आप पॉइंट वाइज देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होती है वो हम अराइज करते हैं। कैसे अराइज करते हैं? बाय प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग अराइज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बच्चे को रेडी करते हैं फॉर रिसीविंग द न्यू नॉलेज। प्रिपरेशन का मतलब तो यही होता है ना कि बच्चे को न्यू नॉलेज के लिए प्रिपेयर करो, तो बच्चे को प्रिपेयर करना फॉर द रिसीविंग ऑफ न्यू नॉलेज। देन आपको टॉपिक का अनाउंसमेंट करना है, इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? बच्चे को तो पहले एक्सपोज करो न्यू नॉलेज के साथ, न्यू नॉलेज जो भी है उसे उसके साथ एक्सपोज करो न्यू नॉलेज, ताकि वो देखिए, एक्सपोज हो उसकी तरफ। ठीक है, फिर एक्टिवली बच्चे को इन्वॉल्व करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, कैसे? इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा से ज्यादा। थर्ड स्टेप इज एसोसिएशन या कंपैरिजन। इसमें क्या करना है, बच्चों की एसोसिएशन ऑफ द न्यू नॉलेज विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि लिंकिंग ऑफ न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन या एसोसिएशन करते हैं ऑफ द न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, बच्चे को एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बच्चे को करवाना है प्री हिस्टोरिक टाइम, या मुझे एंशियंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री मुझे बच्चे को करवानी है, तो कहीं ना कहीं मैं एग्जाम्पल्स के साथ बच्चे को करवाऊंगी ना। एंशियंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री कि पहले ज़माने में बच्चे कौन कौन सी मूवमेंट्स चली थी, अब क्या ऐसी मूवमेंट्स चल रही हैं, या पहले ज़माने में लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, अब लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। तो एग्जाम्पल्स देके हम बच्चे को कंपैरिजन या एसोसिएशन करवाते हैं ना नॉलेज का। फोर्थ स्टेप इज जनरलाइजेशन या सिस्टमाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जो भी हम नॉलेज बच्चे को दे रहे हैं वो जनरलाइज हो जाए। जनरलाइज मतलब लिंक हो जाए कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। पहले हम एग्जाम्पल टू रूल लेके जाते हैं, लेकिन डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, रूल को एग्जाम्पल बताते हैं। वही तो एक बच्चे की मेंटल ग्रोथ होती है ना, कि बच्चा पहले रूल से एग्जाम्पल टू रूल जा रहा था, अब बच्चा रूल को एग्जाम्पल जा रहा है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। फिर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो क्या करे, जनरलाइज करे ऑफ ऑल द नॉलेज दैट ही इज गेनिंग, ही और शी इज गेनिंग। ठीक है, फिर आपके आता है फिफ्थ स्टेप इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू द रियल लाइफ।
ठीक है, बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम देते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में हम नहीं सिखाते। लेकिन हर्बर्टियन अप्रोच इस पॉइंट को भी इंक्लूड करती है कि जो बच्चा थ्योरी में सीख रहा है वो थ्योरी को बच्चा रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस करे। अगर हम बच्चे को पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, ये रियल लाइफ में भी बच्चे की एप्लीकेशन होनी चाहिए ये थ्योरी की। स्टेप 6 रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है कि बच्चे को रिकैप्चुलेशन करवाना, समराइज करवाना फॉर ऑल द थिंग्स दैट हैज बीन टॉट टू हिम और हर, ठीक है। और फिर इससे एसेस भी हो जाता है कि बच्चे ने कितना समझा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसके 6 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन, सेकंड इज प्रेजेंटेशन, थर्ड इज एसोसिएशन या कंपैरिजन, फोर्थ इज जनरलाइजेशन या सिस्टमाइजेशन, फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन एंड सिक्स्थ वन इज रिकैप्चुलेशन। फिर आपकी सेकेंड अप्रोच आती है RCEM। इसका फुल फॉर्म है द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने ये 1972 में ये अप्रोच दी थी एजुकेशन में, एजुकेशन की फील्ड में। और इसमें इन्होंने क्या दिया था, इंस्ट्रक्शन के 4 ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने दिए थे इस अप्रोच में। फर्स्ट वन इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये इन्होंने 4 एस्पेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के लिए इन्होंने दिए थे, लेसन प्लानिंग के लिए। अब लेसन प्लान में ये आज के टाइम पे 4 ऑब्जेक्टिव मेंशन होते हैं। चारों कहीं ना कहीं नहीं भी होते, लास्ट वन इज कहीं ना कहीं ऐसे एक्सक्लूड कर देते हैं बिकॉज दिस क्रिएटिविटी वाला ही ये बड़ा हायर लेवल पे आता है। जब बच्चे बहुत मेच्योर हो जाते हैं तो क्रिएटिविटी हम तब लेके आते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में हम क्रिएटिविटी का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। और अगर आपने ये लेसन प्लान इंग्लिश का देख लिया होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। ये लेसन प्लानिंग में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसे हम लिखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम इसे क्यों लिखते हैं, बिकॉज जब आप लेसन प्लान बनाते हैं ना तो उसमें एक हेडिंग आती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उसमें टीचर को बताना होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉल्यूशन का टॉपिक करवाने वाले हो लेसन प्लान, आप पॉल्यूशन के ऊपर लिखना चाहते हो क्योंकि आपको अगले दिन क्लास में पॉल्यूशन का टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, या इलेक्शन का टॉपिक आपको बच्चों को करवाना है, तो आप ये सारे ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि बच्चे को क्यों क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चे को ये पढ़ाने का टॉपिक। ठीक है, अगर आपको इलेक्शन करवाना है तो पहले तो नॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चों को नॉलेज मिलेगी कि इलेक्शन क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए। अंडरस्टैंड क्या करेंगे कि इलेक्शन प्रोसीजर कैसे चलता है हमारे देश में, हमारे देश में कौन सा इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो होता है, कौन सी कमिटीज होती हैं, कौन सी बॉडी होती है जो इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें दिमाग में रखी लोगों में ये होनी चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कंडक्ट किया जा सके। फिर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चा जो है चाहे वोट डालनी है या नहीं डालनी है, लेकिन वहां पे जाके वोट नहीं भी डालनी तो कम से कम नोटा तो दबाओ तुम जाके, ताकि ये सरकार के मुंह पे साइलेंट स्लैप तो हो कम से कम कि अगर तुमने वोट नहीं डाले तो नोटा, दैट इज योर वे कि मुझे कोई भी पार्टी पसंद नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या होगी, बच्चों को नॉलेज मिलेगी इलेक्शन सिस्टम का पार्ट बनने के लिए। ये नहीं घर पे बैठे रहे बच्चे है ना इलेक्शन वाले दिन और छुट्टी मना रहे हैं, नहीं। एप्लीकेशन में बच्चों को आप जो भी लिखना चाहते हैं एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए इलेक्शन की, अगर आप टॉपिक करवा रहे तो वो आप इलेक्शन एप्लीकेशन में लिखोगे। क्रिएटिविटी क्या होगी इस इलेक्शन टॉपिक की, आपके बच्चों का क्या ऑब्जेक्टिव होगा क्रिएटिविटी का, आप बच्चों में क्या क्रिएटिविटी देखना चाहते हो कि बच्चे अवेयरनेस कैंप लगाएं, बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो बच्चे आगे इसकी शिक्षा दें, जिसके वोटर कार्ड नहीं बने वो लोगों की हेल्प करें। ठीक है, चाहे वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए लेकिन अपने घर वालों को अवेयर करें कि हाँ जी वोट डालने के लिए जाए। ठीक है, तो बच्चे क्या होंगे, खुद अवेयर होंगे तो दूसरों को भी अवेयर करेंगे, दैट इज योर क्रिएटिविटी। ठीक है, जो आप बच्चों में लेके आना चाहते हो, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिविटी फॉर योर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने RCEM अप्रोच ये दी थी। ठीक है, RCEM ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है, इन्होंने ये अप्रोच दी थी और इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स भी दिए थे। 3 एस्पेक्ट्स क्या दिए थे, इनपुट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम। इसमें क्या होता है कि जो एक बच्चे में आप इनपुट डाल रहे हो, जो भी आप नॉलेज दे रहे हो, वो नॉलेज डालने से पहले बच्चे का क्या बिहेवियर है। ठीक है, बच्चे का एंट्री बिहेवियर क्या है कि बच्चे को नॉलेज है, थोड़ी सी है या नहीं है। ठीक है, फिर आप प्रोसेस का होता है कि जब आप टीचिंग प्रोसेस उसके लिए कर रहे हो, जब आप उसे पढ़ा रहे हो वो प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जब वो प्रोसेस टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आउटपुट क्या है, आउटपुट का मतलब रियल लर्निंग आउटकम। पहले बच्चे के पास कोई और नॉलेज थी। ठीक है, कोई और नॉलेज का मतलब कम नॉलेज थी बच्चे के पास, आपने उसे पढ़ाया, उसकी नॉलेज इंक्रीज हुई, उसने वो नॉलेज गेन करके क्या सीखा, तो दैट इज
थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ दिस अप्रोच: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट का मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे के बिहेवियर में ये आउटकम आएगा। जो आप पढ़ाना चाहते हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ाओगे, आपका एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम तो होता है ना, कि मैंने अगर ये टॉपिक बच्चे को करवाया है तो इसका ये बिहेवियर निकल के आएगा। अगर मैंने बच्चे को इलेक्शन के बारे में पढ़ाया है तो उसे थोड़ी सी नॉलेज तो अपनी है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम ये होगा कि ये मेरे टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका ये बिहेवियर आउटकम होगा कि बच्चा अवेयर हो जाएगा इलेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, उसे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स समझ में आ गई होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट एंड द नेशनल लेवल, वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर जब आपने उसे पढ़ाया वो प्रोसेस, फिर आपने वो देखना है कि आपने जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर करा था, जो आपने बिहेवियर एक्सपेक्ट करा था बच्चे का, वो सच्ची में एज इट इज आया या कुछ और ही आया। ठीक है, तो दैट इज रियल लर्निंग आउटकम, कि जो आपने पढ़ाया उसके बाद बच्चे का क्या बिहेवियर निकल के आया, तो दैट इज रियल लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो ये था आपका RCEM अप्रोच। अब थर्ड अप्रोच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सुनी भी होगी आपने कहीं ना कहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है, लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग, इंडिपेंडेंट थिंकर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने नॉलेज खुद क्रिएट करते हैं, टीचर एज अ फैसिलिटेटर का रोल निभाता है, और बच्चे इसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स, उनकी थिंकिंग को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। तो अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं, इसके बाद आपका ये ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 7 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये 7 E's हैं। 7 E में फर्स्ट E है, दैट इज एलिसिट। तो एलिसिट में क्या होता है, एलिसिट में होता है कि हम बच्चे की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्टिवेट करते हैं। कई बार ना बच्चे के पास नॉलेज होती है लेकिन वो यूज नहीं करता, तो इसलिए उसकी एक्टिवेट नहीं होती वो नॉलेज। तो एलिसिट में हम पहले फेज में बच्चे की नॉलेज को एक्टिवेट करते हैं, ताकि बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज के स्ट्रक्चर्स जो भी है उसके ब्रेन में है, जो उसके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए। सेकेंड फेज है आपका एंगेज। एंगेज में क्या होता है कि हम बच्चे के इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं, हम उसकी क्रियोसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को, ये इंगेज के फेज को हम क्या कहते हैं, माइंड स्टॉर्मिंग। माइंड स्टॉर्मिंग, MIND, माइंड, STORMING, स्टॉर्मिंग, माइंड स्टॉर्मिंग हम इसे कहते हैं, जब हम बच्चे को इंटरेस्ट या उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। थर्ड फेज इज एक्सप्लोर। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे स्टूडेंट को क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, इंटरप्रेट करो रिजल्ट जो भी आ रहे हैं तुम्हारे, जो भी तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो या थ्योरेटिकल बेस्ड कर रहे हो, तो तुम्हारे वो इंटरप्रेट करो वो रिजल्ट क्या आ रहे हैं। फिर डेवलप करो हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर अपनी जो भी तुम्हारी फाइंडिंग्स हैं, जो भी तुम्हारा रिजल्ट है, उसे ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या करता है, फैसिलिटेटर का रोल निभाता है, और स्टूडेंट्स को टीचर कैसे हेल्प करता है, क्वेश्चनिंग करके और उसे ऑब्जर्व करके, ताकि बच्चा कोई गलती ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर का। फिर आता है फोर्थ फेज इज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में हम करते हैं कि जो भी बच्चा है एक्टिविटीज को खुद एक्सप्लोर करे, जो भी बच्चा सीखना चाहता है पहले तो खुद एक्सप्लोर करे। ठीक है, फिर जो भी बच्चा आइडियाज लेके आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या टॉपिक, वो अपने आइडियाज को खुद एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो टीचर भी यहाँ पे डिफिकल्ट कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है, लेकिन बच्चा यहाँ पे खुद एक्सप्लेन करता है जो जितना उसे आता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में यही होता है। फिफ्थ स्टेज इज इलैबोरेट। इलैबोरेट में हम क्या करते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है न्यू नॉलेज को, वो रिलेट करता है या अप्लाई करता है टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, जो बच्चा सीख रहा है, जो उसके माइंड में ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्टेड है, उससे या तो वो अप्लाई करता है न्यू नॉलेज को उसके ऊपर, या तो उसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, और एसिमिलेशन करता है, और जो न्यू नॉलेज है वो पुरानी नॉलेज के साथ उसे एसिमिलेट और अकोमोडेट करता है। एसिमिलेट का मतलब होता है उसके साथ जोड़ना, लेकिन अकोमोडेट का मतलब होता है जो गलत पैटर्न था उसके माइंड में, वो अकोमोडेट करके उसे पैटर्न को ठीक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ये समझता है, फॉर एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये समझता है कि जिसकी लॉन्ग नेक होती है वो हॉर्स होता है। ठीक है, बिकॉज उसने लॉन्ग नेक वाले हॉर्स भी देखे हैं, लेकिन एक्चुअली में लॉन्ग नेक वाला होता है वो कौन था, जिराफ था। ठीक है, तो बच्चा क्या बोलता है, जिराफ को हॉर्स बोलता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि ये लॉन्ग नेक वाला तो हॉर्स है बट वो उल्टा जिराफ है, तो हम अकोमोडेट करते हैं उसके न्यू नॉलेज को। तो बच्चा खुद ही सीखता है, और जो न्यू नॉलेज टीचर उसे देता है वो अकोमोडेट करता है। अकोमोडेट का मतलब जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे ठीक करता है न्यू नॉलेज के आने के बाद।
इवैल्यूएट में बच्चा क्या करता है, जो भी बच्चा नॉलेज लेता है उसे इवैल्यूएट करता है कि उसने जो जो सीखा वो खुद अपनी असेसमेंट करता है कि मैंने कितना सीखा, मैंने क्या सीखा नया आज, और उसने क्या स्किल डेवलप करा आज में। ठीक है। एक्सटेंड, सिक्स्थ स्टेज होता है एक्सटेंड का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो भी नॉलेज गेन कर चुका होता है वो उसे कनेक्ट करता रहता है। ठीक है। अब एक्सटेंड का मतलब वर्ड से ही देखिए ना, एक्सटेंड मतलब जो बच्चा सीख चुका है, जो न्यू नॉलेज एक टाइम पे उसे मिली थी, अब वो एक टाइम पे पुरानी भी तो होगी ना। अब इसका मतलब ये है कि अब जो न्यू नॉलेज उसने गेन कर ली अब वो पुरानी हो चुकी है, अब वो न्यू नॉलेज और लेगा। ठीक है। तो ये नहीं है कि न्यू नॉलेज आज मिल गई तो कल भी वो न्यू नॉलेज ही रहेगी, नहीं। वो न्यू नॉलेज कल वाली पुरानी होगी, आज के दिन उसे न्यू नॉलेज और दो। राइट। तो दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द नॉलेज। सिक्स स्टेज इज ऑल अबाउट एक्सटेंड, मतलब जो नॉलेज आज हमने दी कल आते आते वो आज की नॉलेज पुरानी हो जाएगी। राइट। तो एक्सटेंड करता है अपनी नॉलेज को बच्चा। तो ये 7 E's जितने भी हैं ये क्या करते हैं, 7 E बच्चे को मदद करते हैं ताकि बच्चा न्यू न्यू कंसेप्ट गेन करता रहे, उसे रिटेन करता रहे फॉर द मच लॉन्गर टाइम। ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट 7 E's ऑफ constructivist approach. First one is elicit, then engage, then explore, then explain, then elaborate, then evaluate, then extend. आई होप इट्स क्लियर, इतना डिटेल्ड वे में आई होप कोई भी नहीं समझाने वाला। And if you like my video then hit like, comment and subscribe to my channel, share my video। मैं खुद बोलते बोलते इतना थक गई हूँ। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी नोट्स का इशू हो, देन आप मुझे कभी भी कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, मैम नोट्स दे दीजिए, आई विल शेयर यू द नोट्स। ठीक है। टेलीग्राम पे अपलोडेड हो जाएंगे यही पिक्चर्स अगर आपको चाहिए। ओके। सो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेज दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स। जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं तो कर्मा इज ऑल अबाउट गिविंग यू गुड मार्क्स। ठीक है। जब आप नॉलेज शेयर करते हैं आपको भी अच्छी नॉलेज मिलती है, आपके साथ भी अच्छा होता है। तो आप नॉलेज को शेयर करिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि कभी नोट्स अगर आपको मिले, कभी भी आपको अच्छा कंटेंट मिले तो अपने पास ही मत लो, उसे शेयर करते रहो। राइट। तो आई होप माई वीडियो must have helped you in some way, and don't forget to hit like, comment and subscribe, and आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एंड स्टे कनेक्टेड, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कनेक्टेड रहते हैं एंड याद करते हैं कि मैम आपकी ये वीडियो अच्छी लगी थी। राइट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज आज से स्टार्ट है। ठीक है। तो आप कनेक्टेड रहिए, इसकी प्लेलिस्ट गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप सारी वीडियोस फॉर द पेडागोजी ऑफ एसएसटी binge watch कर लीजिए। ओके। देन सी यू सून, टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।